हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का जो सेंटअप एग्जाम हुआ है नवंबर 2024 में। इस क्वेश्चन पेपर का जो मैथ्स के पेपर है आपका, इसका अभी हम लोग करेंगे सेक्शन बी स्टार्ट। ठीक है, सेक्शन ए यानी कि जो ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन है वो मैंने समझा दिया है। बहुत सारी वीडियो मैंने 3-4 वीडियो अपलोड की है और कई पार्ट भी मैंने समझाया, बहुत ही बेसिक से एकदम डिटेल से समझाया है। तो आप लोग अगर पहली बार हमारे चैनल पे हो तो आप इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपके बहुत काम आएगी और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो भी मैंने समझाया वो अच्छे समझ में आ जाएगा और फिर एग्जाम में आपको बहुत उससे मदद मिलेगी। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि बाद में पछताना पड़े आपको कि काश वो वीडियो पहले देख लिया होता। ठीक है, सेक्शन बी खंड ब आपका लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 1 से 30 क्वेश्चन आपको दिया जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जिसमें से सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन का उत्तर देना होता है। ठीक है, और आपको 2 नंबर यानी कि 2 अंक आपको मिलता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर द्विघात बहुपद 4x² माइनस x माइनस 4 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि यहां पर हम लोग को क्या निकालना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना है। आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है 4x² माइनस x माइनस 4। तो यहां पर शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना है। तो आपको पता है ना कि शून्यकों का योग जब निकालते हैं और जब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है। शून्यकों का योग या शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो समीकरण दिया जाता है या जो भी हमें इक्वेशन दिया जाता है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि इसमें ए क्या है। ठीक है, ये आपके पास जो बहुपद दिया गया है इसमें ए 4 है, बी आपके पास -1 है, सी आपके पास -4 है। ए बी और सी हमें देखना होता है। अब कहेंगे आपकी ए बी सी कैसे निकाला हमने, तो यहां पर देख लो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है, स्टैंडर्ड जो मानक रूप है। ठीक है ना, बहुपद का। तो यहां पर देखो x² के पहले क्या लगा हुआ है, a, तो x² के पहले यहाँ 4 है, इसलिए हमारे पास a जो है वो 4 हो गया। इधर x के साथ b है ना, तो इधर x के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, तो आपको समझना -1 है और सी की जगह पर क्या है -4, तो हमने -4 लिख दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो शून्यकों का योग जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, जो होता है वो होता है हमारे पास -b/a और गुणनफल जो होता है ये होता है c/a। ठीक है ना, तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो ये है -b/a -b/a यानी कि माइनस बी की जगह क्या रखोगे, -1 और a की जगह क्या रखोगे, 4, तो ये बन गया आपका 1/4, ये आंसर हो गया। अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a, तो c की जगह आपको रखना है -4 और a की जगह आपको रखना है 4, तो ये 4 कैंसिल होकर आपका आ जाएगा -1, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें। शून्य के लिए क्या करना है आपको, तो x² माइनस 3 जो दिया गया ना इसको 0 के बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से x² बराबर क्या हो जाएगा, -3 जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा ±√3, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा, यानी कि जो शून्यक होंगे, शून्यक क्या हो जाएंगे यहाँ पर, तो शून्यक आपके पास हो जाएंगे, एक हो जाएगा √3 और एक हो जाएगा -√3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3x माइनस ए वाई बराबर 20 और x प्लस बी वाई बराबर 3 का हल इतना है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास 2 समीकरण दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कौन कौन से समीकरण दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपके पास समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस ए वाई बराबर 20 और x प्लस बी वाई बराबर 3। यहाँ पर x की वैल्यू दिया हुआ है 5 और y की वैल्यू दिया हुआ है -1। देखो ये इसका हल है और हल जो होता है उसको जब हम समीकरण में डालते हैं तो वो सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट करता है समीकरण को। ठीक है, तो x बराबर 5 आप डालिए, इसमें देखो फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट में डालते हैं तो हमें a की वैल्यू आ जाएगी, सेकंड में डालेंगे तो हमें b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण एक में x बराबर 5 और y बराबर -1 रखने पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर
3 है तो 3 लिखेंगे, और 3 को x से मल्टीप्लाई किया है तब 3x आया है, तो x हमारे पास तो 5 है ना, तो 3 गुने 5 करेंगे, ठीक है ना, माइनस a की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो a ही रखेंगे क्योंकि a तो निकालना है हम लोग को, y की जगह क्या रखेंगे -1, तो a को -1 से गुना करना है, बराबर 20 हो गया। तो देखो 3 पंचे 15 और माइनस माइनस प्लस, a को 1 से गुना करेंगे a आ जाएगा बराबर 20, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा ना, तो 20 माइनस 15 यानी कि a बराबर हो जाएगा 5। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 2 में यानी कि समीकरण 2 में x बराबर 5 और y बराबर -1 रखने पर क्या हो जाएगा, तो देखिए x की जगह यहां पर क्या है, आपको रख देना है 5 रखा, प्लस b इंटू वाई किया, तो b कितना है आपके पास, b तो नहीं दिया हुआ है तो b ही रखेंगे, और y की जगह क्या रख देंगे -1, b इंटू -1 बराबर 3, ये 3 इधर चला जाएगा और b को 1 से गुना करेंगे तो -b हो जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा ना, तो 3 - 5 यानी कि -2 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर 2 हो जाएगा, तो a और b की वैल्यू हमें इस तरह मालूम हो गई। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन कहता है 4x² + 7x + 3 को x + 1 से भाग दीजिए, ये तो 9th में आपने किया भी है। चलिए इसमें आपका जो है 2.4 है शायद एक्सरसाइज, उससे ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो चलिए इसको हम लोग भाग देते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया उसमें कह रहा है 4x² + 7x + 3, इसको आप भाग लगाइए किससे, x + 1 से, ठीक है ना, x + 1 से आपको भाग लगाना है। मैंने कई बार समझाया हुआ इस क्वेश्चन को, बहुत ही अलग अलग प्रकार के हमने बहुपद को लेके हमने भाग किया है और व्यंजक लेके, ठीक है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी देख लीजिए, आपको बहुत फायदा उससे हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो भाग लगाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर x है और इधर आपके पास 4x² है, तो आप बताइए कि 4x² है और नीचे में x है, तो आप क्या करेंगे, इसको जब भाग लगाएंगे तो x से तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा क्या 4x, बस आपको यहाँ पर 4x रख देना है, ठीक है ना। जो चीज नहीं समझ में आए पूछ लीजिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर जब 4x से, अच्छा 4x से इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, चेक तो करना है सिर्फ इससे, उसके बाद आपको जो भी यहाँ पर क्वोशिएंट आता है भाग करके उसको आप क्या कीजिएगा, दोनों से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 4x को जब x से गुना करेंगे तो 4x² आ जाएगा, और 4x को जब 1 से गुना करेंगे तो 4x आ जाएगा। एक चीज और मेरी बात याद रखिएगा कि जब भी आपको डिवाइड करना हो तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर और यहां पर जो भी साइन होगा उसका उल्टा साइन उसके नीचे में लिख देना है, जैसे प्लस है तो माइनस लिख देना है, प्लस है तो माइनस लिख देना। अब देखो 4x², एक का साइन प्लस में है एक का साइन माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आप नहीं भी काटोगे ऐसे तो चलेगा, आप यहाँ पर 0 लिख दो या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। 7 में से 4 घटाएंगे क्योंकि 7 प्लस में है 4 माइनस में है, तो 7x में से 4x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, और ये वाला 3 ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है ना ये यहाँ नीचे इधर आ जाएगा, तो +3 हो गया। अब इसको आप किससे गुना करोगे, x यहाँ है 3x, तो आप कहोगे कि सर 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x आ जाएगा हमारे पास, बट यहाँ 3 है इधर 1 है, तो 3 एक ही 3 हो जाएगा, क्योंकि इस 3 से हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब माइनस करेंगे और यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो आपका जो डिवीजन था वो हो चुका है, मतलब कि आपके पास जो क्वोशिएंट आया भाग लगा के वो है 4x + 3, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। पांचवा क्वेश्चन में कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 84 तथा 455 का मौसौ ज्ञात करें, यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके आपको HCF निकालना है, किसका 84 और 455 का निकालना है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग करते क्या है कि जो भी हमें बड़ा नंबर दिया जाता है पहले हम उसको भाज्य बनाते हैं, यानी कि डिविडेंड बनाते हैं, ठीक है ना, और जो छोटा नंबर होता है दोनों में से उसको हम लोग डिवाइजर के रूप में लिखते हैं, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर दिया गया है 84 और 455 दिया गया है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे 455 लिखेंगे, ठीक है, और 84 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब 84 से इसको भाग लगाइए, 84 से जब भाग लगाइएगा तो आप देखिए कि 84 से भाग लगाने पर क्या आता है, तो आप पाएंगे कि 84 से जब आप भाग लगाते हैं तो 5 आता है आपको भागफल में, तो भागफल यहाँ पे लिख देना है, और जो शेषफल आएगा वो भी आपको साथ में लिख देना है, ठीक है ना। अब ये चीज हो गया। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो आपका
पहला जो क्वेश्चन था ना, उसको क्या करना है आपको यहां पर लिख देना है, यानी कि इस तरफ आपको 84 लिख देना है, ठीक है ना। 84 लिख दिया। अब 84 लिखने के बाद आपको करना क्या है, ये जो आपके पास शेषफल था ना, उसको आपको यहां पर लिखना है, यानी कि 34 84 के पास आपको 35 लिख देना है, इसकी जगह पर 35। अब 35 से 84 में भाग लगाइए तो आप देखिएगा कि भागफल जो है वो 2 आ रहा है और शेषफल जो है वो आपको 14 आ रहा है। तो भागफल यहाँ पे रखना है और शेषफल यहाँ पे रखना है। अब आपको क्या करना है अगला में कि 35 को ही यहाँ पर रख देना है, ठीक है ना। जो भी होगा भाजक उसी को हम लोग अगले का भाज्य बनाएंगे, ठीक है ना। जो भी डिवाइजर होगा उसी को हम लोग डिविडेंड के रूप में अगले स्टेप में लिख देंगे हम लोग, ठीक है। तो 35 यहाँ पर रख दिया। अब आपको भाग किसे लगाना है, तो भाग आपको लगाना है रिमाइंडर से, यानी कि शेषफल से। तो 14 आ जाएगा। 14 गुने 2 कर देंगे प्लस 7। देखो 14 दूनी 28, 28 में 7 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इस 14 को जो हमारा जो पिछला भाज्य है, सॉरी भाजक है, उसको हम लोग भाज्य बना देंगे और जो शेषफल आया है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो 7 से जब भाग लगाओ तो 7 गुने 2 हो जाएगा ना, प्लस 0। सर ये कब तक करते रहेंगे, जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए, ठीक है ना। ये जो शेषफल है ना, ये हमारा 0 आना चाहिए। और जब 0 आ गया तो उसमें आपको देखना है कि जो भाजक है लास्ट वाला वो कितना है, तो यहाँ पर 7 है। इसलिए जो आपका HCF होगा, यानी कि जो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि आपको HCF निकालना है, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको मौसो निकालना है। तो HCF ऑफ 455 एंड 84 दोनों का HCF जो है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब जो आपका लास्ट में भाजक जो बचेगा ना, वही आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ओके। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है उसमें द्विघात समीकरण √7y² - 6y - 13√7 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति भी बताएं। डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना है, डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है और उसका जो नेचर ऑफ द रूट है, नेचर ऑफ रूट्स है, वो आपको निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएगा आप एग्जाम में, यहां पर जब आपको दिया गया है ना, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका छठा क्वेश्चन है। तो √7y² - 6y -13√7 बराबर 0, इसका आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले आपको लिख लेना है ABC। तो A आपको कैसे यहाँ पे पता चलेगा, ये √7 जो ये आपका A है, कैसे पता चलेगा, तो आप अपना जो इक्वेशन है ना वो कैसे लिखोगे, स्टैंडर्ड रूप में पहले लिखोगे AY, इसको चूंकि Y इस्तेमाल किया तो हम Y लिख रहे हैं, प्लस BY प्लस C बराबर 0, ठीक है ना। ये आपने लिख दिया। अब ये देखो कि A की जगह पे कौन है, y² के साथ, तो √7 है, √7 लिख दिया। B बराबर क्या है, तो B बराबर यहाँ पर -6 है और C बराबर क्या है यहाँ पर -13√7 है। ओके, ये चीज लिखने के बाद आपको करना क्या है कि चूंकि आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए, और डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, विवेचक जो होता है, वो क्या होता है, B² - 4AC होता है। तो यहां से B² क्या हो जाएगा, बी आपके पास कितना है, -6, तो -6 का होल स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए कितना आपके पास √7 है और सी कितना आपके पास -13√7 है। अब यहाँ पर गुना करो, 6 4 36 हो गया, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, माइनस देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√7 और 13√7 गुना होकर क्या हो जाएगा, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 52 और √7 गुना होकर 7 हो जाएगा, यानी कि 52 को हम 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 36, 364 आ रहा है, ठीक है ना, 364 आ रहा है, ठीक है। अब इसको जब जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, 4 6 10 के 0, 6 3 9 10 के 0, 400 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि जब हमने B² - 4AC निकाला तो ये 400 हो गया। अब इसके बाद आपको कहता है विवेचक मालूम करो, विवेचक मालूम करने के बाद मूलों की प्रकृति भी बताओ। तो मूल की प्रकृति कैसे बताएंगे हम, तो देखो अगर यहाँ पर देखो चूंकि D बराबर B² - 4AC क्या हो गया हमारा, 0 के से बड़ा हो गया है, ठीक है ना। इसलिए क्या होंगे, दो अलग अलग, यानी कि विभिन्न भी कह सकते हो, दो अलग अलग क्या हो गया, वास्तविक मूल प्राप्त हुए। क्या हुआ, वास्तविक मूल प्राप्त हुए, ठीक है ना, यानी कि रियल रूट्स मालूम हुए, ठीक है ना। वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, होंगे लिख लो, ठीक है, होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि समांतर श्रेणी 63 65 67 और इतना के अनुपात समान है तो इनका मान ज्ञात करें। बच्चों यहाँ पर आपके सामने दो एपी दिया गया है। देखो यहाँ पर एक एपी आपके पास दिया गया है 63 65 67 इस तरीके से, और एक एपी आपके पास दिया गया है 3 10 और 17 इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो ए बराबर क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा, तो 65 में से 63 माइनस कर देंगे
तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर a बराबर क्या है 3 हो गया, और d बराबर क्या हो गया 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब an यानी कि nवां पद कैसे निकालते हैं हम, तो an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग को nवां पद निकालना है, यानी कि a प्लस n माइनस 1d होगा, ठीक है ना। अब देखो an हम लोग को निकालने के लिए a की वैल्यू हम लोग को पहले रखनी पड़ेगी, मतलब 63 यहाँ पर रखेंगे, ठीक है ना, प्लस n माइनस 1, n की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। d कितना है 2 है, तो बच्चों कितना बन जाएगा ये 63 प्लस 2n और माइनस 2, तो 63 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 61 प्लस 2n हो जाएगा। समझ में आया ये चीज, 61 प्लस 2n हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर अगर nवां पद आप निकालते हो तो कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि सर a है तो a की जगह हम लोग 3 रखेंगे, प्लस n माइनस 1 है, n कितना है n ही अभी रखेंगे हम, क्योंकि nवां पद निकालना है, तो जो भी n की वैल्यू वहां पर रख देंगे, और d कितना आपके पास 7, तो 7 रख देंगे। अब देखो 3 प्लस 7 को n से गुना करेंगे तो 7n माइनस 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7n और 3 में से आ जाएगा तो माइनस 4 होगा, यानी कि 7n माइनस 4 होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवां पद समान है, यानी कि जो nवां पद है ना, यानी कि n जो है ना वो समान है, ये और ये समान हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको इक्वल कर देना है, यानी कि चलो इस पेज में बनाते हैं इसको, हमें क्या करना है इक्वल करना है ना। तो इक्वल कैसे करेंगे, तो जो भी आपका an की वैल्यू आई है, मतलब कि यहाँ पर आपके सामने आया है 61 प्लस 2n, और आपको आया है 7n माइनस 4, ये दोनों बराबर है, क्या है दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर के यहां से n की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 2n को उधर लेके जाएंगे, 7n माइनस 2n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7n माइनस 2n हो जाएगा। ये माइनस 4 को हम इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस में आ जाएगा, तो 61 प्लस 4 हो जाएगा, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5n हो गया, 5n और 61 प्लस 4 हो गया 65, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 65/5, 5 का 5 और 13 पंचे 65, यानी कि 13 आंसर हो गया, ठीक है ना। तो nवां पद जो बता रहा था कि कौन सा पद समान होगा, nवां पद, तो कौन सा पद है, तो 13वां पद समान होगा। आप ऐसा कीजिएगा इसको टेस्ट करने के लिए कि आपके पास 2 एपी दिया गया है ना, तो इस एपी का आप 13वां पद निकालिए, इस एपी का आप 13वां पद निकालिए, दोनों की वैल्यू क्या होगी बिल्कुल सेम आएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि 25, 28, 31 प्लस डैश 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 करके यहाँ तक 100 आ गया का योगफल ज्ञात करिए, इनके सम निकालना है, ठीक है। आपके पास एपी दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में एपी दिया गया 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डैश 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 प्लस 100, ये आपको दिया गया, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में आपको ये बताया गया कि ए जो है आपका वो 25 हो गया, ठीक है, और इसके बाद जो अगला टर्म है 28 है, यानी कि आपके पास डी कितना हो गया, तो 28 माइनस 5 या 25 यानी कि 3 हो गया, ठीक। और ये जो लास्ट टर्म है ना, ये एल बराबर लास्ट टर्म जो आपको दिया गया ए 100, देखो इस एल को हम लोग ए एन भी कह सकते हैं, ठीक है, ए एन बराबर 100 ये भी कह सकते हैं ना, या तो an की वैल्यू आपको दे दी गई है, बट n आपको नहीं दिया गया कि ये टोटल 1 2 3 4 कितना हो जाएगा टोटल, ये तो हम लोग पहले निकालेंगे। an का फॉर्मूला आपको याद है, अभी मैंने बताया है a प्लस n माइनस 1 d, तो an की जगह आपको लिख देना है 100, a की जगह लिख देना है आपको 25 प्लस n माइनस 1, और d की जगह आपको लिखना है ये 3 लिखना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 100, ये 25 इधर आ जाएगा तो 100 माइनस 25 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75 आएगा, 75 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3। तो इसका मतलब n माइनस 1 जो है ये 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 75/3 हो जाएगा, यानी कि 25 आ जाएगा, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस 1 यानी कि 26 हो गया, ठीक। तो n हमें 26 निकल गया। अब आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि आपको यहां पर निकालना है टोटल n, यानी कि 26 है ना, तो S26 निकालना है। तो S26 के लिए फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा, कौन सा, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, Sn बराबर होता है n/2 और a प्लस l, जब आपको लास्ट टर्म मालूम हो तो ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा शॉर्ट में, ठीक है। तो 26 n की जगह रखना है आपको 26/2, और a की जगह आपको रख देना है 25, और l जो है आपका ये हो गया 100, कितना बन जाएगा देखो 2 1 2 और 13 दूनी 26, तो 13 आ गया यहाँ पर,
13 को गुना करना है 125 से, और जब 13 को गुना करोगे 125 से तो 1625 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका है 9वां क्वेश्चन। ट्रायंगल एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी के, यानी कि डीई और बीसी समांतर है। एडी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 3 सेंटीमीटर, एई बराबर 1 सेंटीमीटर, तो एसी का मान ज्ञात करें। इसका मतलब कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींची हुई है। ठीक है, तो चलिए फिगर बना के इसको समझते हैं। यहां पर हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। अब कहता है कि बीसी के समांतर एक रेखा डी हमने खींच दी है, यहां पर हमने डी खींच दी है। ठीक है ना, बी के बीसी के समांतर। ठीक है, अब आपको याद होगा क्या, जो आपने एक थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम यानी कि प्रमेय 6.1। ठीक है, क्या पढ़ा है उसमें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है, अन्य दो भुजाओं को अलग अलग यानी कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है जो इसके समांतर होती है, तो ये अन्य दो भुजाओं यानी कि यहाँ ये जो हमारा भुजा है और ये भुजा जो है इसको एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, यानी कि इसका निष्कर्ष ये निकला था कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप ये थ्योरम यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो कि क्वेश्चन के अंदर आपको जो दिया गया है उसमें एडी की वैल्यू 1.5 दी गई है। ठीक है सर, एडी की वैल्यू 1.5 हो गई, डीबी की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू 1 है, और एसी का मान आपको निकालना है जिसको हम x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो प्रमेय 6.1 जो है आपका, प्रमेय 6.1 के अनुसार क्या है कि जब डीई पैरेलल हो बीसी के तो एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। ठीक है, अब एडी की वैल्यू क्या है, एडी की वैल्यू है 1.5, डीबी की वैल्यू है 3, ए की वैल्यू है 1 बटा एक्स। अब इसको गुना कर दो तो 1.5 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 3, तो एक्स बराबर हो जाएगा 3 बाई 1.5। पॉइंट से जीरो आ जाएगा, हटेगा तो 15 दूनी 30, यानी कि 2 सेंटीमीटर। इस तरह से AC बराबर हो जाएगा AE प्लस EC, यानी कि AE 1 सेंटीमीटर है, EC 2 सेंटीमीटर आया, दोनों को जोड़ देंगे 3 सेंटीमीटर, आपका आंसर हो जाएगा जो मांग रहा था। जो 10वां क्वेश्चन आपका है, त्रिभुज ABC में यदि AD परपेंडिकुलर हो, AD लंब हो BC के, तो सिद्ध करें कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर भी हम पहले फिगर बनाते हैं। क्या कहता है कि ABC एक ट्रायंगल हमने खींच लिया है। ठीक है, ABC, इसमें AD को हमें एक AD लाइन ड्रॉ करनी है जो कि BC के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो हमने एक लाइन खींच ली है AD जो कि BC के परपेंडिकुलर है। अब आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अभी आप देखो मैं यहां पर जो लिख रहा हूं वो शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पहले लिखिएगा, इसमें दिया गया है फिर लिखिएगा सिद्ध करना है। दिया गया में लिख दीजिएगा कि ये जो है AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के। ठीक है, चलिए अब यहां पर बच्चों देखो आपको प्रूफ तो ये करना है, तो इसका प्रमाण क्या होगा, इसका प्रूफ क्या होगा, तो प्रूफ देने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में क्या है, तो ABD में हम देखते हैं कि AB स्क्वायर अगर हमें निकालना होगा तो पाइथागोरस फॉर्मूले के हिसाब से AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है ना, और आप यहां पर छोटा में लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसके बाद आपको इसको मान लेना है समीकरण 1। चलिए अब आपको निकालना है CD स्क्वायर, तो CD स्क्वायर किस में निकालोगे, त्रिभुज ADC में क्या होगा, CD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो CD देखो ये तो लंब है ना, ये लंब है, तो इसके 90 के सामने जो ये होता है कर्ण होता है, तो आपको निकालना है CD, तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटाइएगा, यानी कि AC स्क्वायर में से AD स्क्वायर घटा दीजिएगा, तो
तो आपको निकल जाएगा। यहां पर भी आप लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसके बाद अब आपको लिखना है समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, यानी कि ऐड करेंगे यहां पर। ठीक है, तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर माइनस में है ना, ये प्लस में कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब आप मिला सकते हो इसको, यहाँ पे जो हमें सिद्ध करने के लिए हमने लिखा था वो ये दोनों बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे हो गया साबित, या फिर इस तरह लिख सकते हैं आप कि सिद्ध हुआ। ठीक है ना, हमें ये सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि 26 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगला जो क्वेश्चंस होगा वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इस तरह की और कौन से सब्जेक्ट की वीडियो आपको चाहिए, या किस तरह का आपको कोई जो है सब्जेक्ट, या आपको कौन सा आपको एक्सरसाइज चाहिए, या किस सब्जेक्ट पे जो भी तरह की आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।